हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है अपना जो पेडागोजी वाले जो मैराथन है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 1 से 5 क्लास आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सारे के सारे मैराथन आपको मिल जाएंगे। तो अगर किसी ने नहीं देखे तो उनको देख लेना, आपको बहुत ज्यादा वहां पर हेल्प होने वाली है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं रोड सेफ्टी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। ये जो है आपके मैराथन यहाँ पर होने वाली है, इसके अंदर काफी कुछ क्वेश्चंस आप लोग डील करेंगे। हम सारी चीजों को मिलकर के यहाँ पर समझेंगे। जहां पर चीजें आपको एक्सप्लेन करने की होगी वहां पर अच्छे से चीजें आपको एक्सप्लेन भी कर करके दी गई है। तो एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, अच्छे से सारी चीजों को करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना पाते हैं तो फिर आपको एग्जाम में यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन ये आपके लिए रहेंगे, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों को यहाँ पर इंक्लूड करके चले हैं। और जिनको भी पीडीएफ का एक्सेस लेना है तो यहाँ पर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप पेड पीडीएफ का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। एक चीज और मुझे आपसे कहनी है कि ये जो क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं, ये क्वेश्चन आपके मैंने गूगल से उठाए, ठीक है। बिकॉज मेरा कुछ भी इस पे मास्टरी नहीं है, मैंने जस्ट आपके लिए थोड़ी सी चीजें इजी करने के लिए सारी चीजें यहाँ पर करवाई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसमें डिग्री लेकर के बैठी हूँ, ठीक है। तो आप क्या है कि गूगल से सारे क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हो, बट अगर किसी को ये लगता है ना कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता है तो प्लीज आप कमेंट करें, बट तभी कमेंट करें जब आपके पास उसका पूरा चीज का क्या हो, प्रूफ हो कि हाँ इस चीज का ये आंसर हो सकता है। अदरवाइज प्लीज कमेंट ना करें कि ये क्वेश्चन आप रिव्यू करें या फिर ये क्वेश्चन आप चेक कर ले, बिकॉज इससे यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट होती है। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं है या फिर गलत है, जो कुछ भी, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो उसका पर्टिकुलर एक आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सिर्फ आप ये बता करके नहीं जाएंगे। ये एक चीज मुझे आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। चलिए, मतलब इसमें मैंने कंटेंट इंक्लूड नहीं करा है, बिकॉज कंटेंट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, जो कि 6 क्लास में आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो कंटेंट नहीं है, ओनली क्वेश्चंस को डील करेंगे। बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से भी कोई फायदा नहीं है। जितना प्रैक्टिस आप अभी कर पाएंगे उतना प्रैक्टिस आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए। No person shall be issued a learner's license to drive a transport vehicle unless he held a light vehicle driving license of at least इतना year duration under the motor vehicle act। देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपने पहले उसको जाकर के पढ़ना है। उसकी वैसे तो उसमें काफी धाराएं हैं, काफी उसके अंदर सेक्शन आ जाते हैं, बट उसकी कुछ मेन चीजें आपने वहां पर पढ़नी है, जो कि मैंने अपनी इस पीडीएफ के अंदर भी इंक्लूड करी है। तो मतलब मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो भी मेन चीजें हो सकती है वो सब इसके अंदर इंक्लूड करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए, भाई जो आपके ये गुड्स वाले जो आपके हैवी व्हीकल्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कम से कम इतनी अवधि का हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। यानी कि पहले उसके पास हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये आपको जो आपका मोटर अधिनियम एक्ट है 1988, इसके अंदर आपको बताया गया कि पहले आपको एक लाइट जो है आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसके बाद आपको एक जो है वहां पर चीजें प्रोवाइड करी जाएगी। तो ये किस अवधि तक इसके अंदर आता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है कि 1 वर्ष की जो अवधि है ये आपने यहाँ पर करेक्ट मार्क करनी है, 1 वर्ष, ठीक है। आपके पास कम से कम 1 वर्ष की अवधि का जो है हल्का वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आपको जो है परिवहन वाहन चलाने के लिए एक शिक्षार्थी लाइसेंस की वहां पर आपको जारी करा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 1 साल के लिए कम से कम क्या चीज यहाँ पर होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, तभी आपको क्या इशू किया जाएगा, लर्नर्स लाइसेंस टू ड्राइव ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं बिकॉज इसमें ज्यादा चीजें लिखी हुई है। चलिए ऐसे कर लेते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, इसी का ही थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इससे रिगार्डिंग देनी है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन, अब मैंने 1988 जो व्हीकल एक्ट है उसकी यहाँ पर बात करी, उसकी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण धाराओं को डिस्कस किया गया है। अब सारा कंटेंट इंक्लूड नहीं करा, बट मेनली जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उसे इंक्लूड यहाँ पर बिल्कुल किया गया है। सेक्शन 113 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एनफोर्स करता है द लॉ रिगार्डिंग द वेट दैट इज परमिटेड टू बी कैरिड बाय व्हीकल, यानी कि
कि किसी भी वाहन का एक मतलब दायरा होता है कि आप इतना वेट लेकर के जा सकते हो। तो ये जो है किसी भी वाहन के वेट के रिगार्डिंग अगर कोई धारा पूछी जाए तो फिर वो आपको 113 आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि यह धारा वाहन द्वारा ले जाने वाली अनुमति वाले वजन के संबंध में, यानी कि वेट से रिलेटेड है, ठीक है, कितना मैक्सिमम वेट एक व्हीकल यहाँ पर लेकर के जा सकता है, उससे रिलेटेड आपकी धारा 113 यहाँ पर हो जाती है। सेक्शन 113, सेक्शन 112 यहाँ पर बात करता है दिस सेक्शन इंपोजेस द लॉ रिगार्डिंग द मैक्सिमम स्पीड, यानी कि आपके व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है ये यहाँ पर आपको बताई गई है। और मैक्सिमम स्पीड किसी भी व्हीकल की कितनी हो सकती है वो मैंने आपको अपनी वीडियोस में अच्छे से करवाया है। सेक्शन 129 बोलता है कि सेक्शन विच इंपोजेस द लॉ ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट टू वियर हेलमेट्स। 129 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज स्टार लगा लेना कि आपको यहाँ पर जो भी अगर आप दुपहिया वाहन चलाते हो तो आपको यहाँ पर हेलमेट पहनने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ये बोलती है धारा 129। और सेक्शन 139 यानी कि 134 धारा बोलती है, डील करती है विद द ड्यूटी ऑफ ए ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल टू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दुर्घटना हो गई है तो ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे, रिपोर्ट करे एंड एड द इंज्यूर्ड बाय गेटिंग मेडिकल अटेंशन, यानी कि जो भी उसको मिनिमम एक जो उपचार की जरूरत होती है उस उपचार की यहाँ पर उसको जो है उसको प्रोवाइड करे, ये एक ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी 134 सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पर गोल्डन आर याद रखना है, गोल्डन आर। गोल्डन आर क्या होता है कि जब किसी भी बंदे के साथ मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना घटती है तो तब तक उसको बेस्ट एक ट्रीटमेंट ना मिले किसी भी हॉस्पिटल में, वहां तक जाने से पहले जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो उसके गोल्डन आवर होते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेक्शन 185 है, दिस सेक्शन रेफर्स टू द लॉ विच फॉरबिड्स ड्राइवर टू ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर आप नशा या फिर ड्रग्स करके अगर आप वहां पर वाहन चला रहे हैं तो फिर ये इसके अगेंस्ट आता है। धारा 185 कहती है फिर आप ये जो है चीजें अगेंस्ट द रूल यहाँ पर जा रहे हो। तो ये कुछ धाराएं हैं जो कि आपने यहाँ पर पढ़ करके चलनी है, इनको प्लीज इग्नोर ना करिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हाँ, व्हेन आउट एट नाइट, रात के समय में जब आप बाहर हो, व्हाट शुड यू वियर टू बी इजिली सीन इजिली बाय ट्रैफिक, यानी कि जो ट्रैफिक है वहां पर जो चल रहा है, आप जो है अगर बाहर हो अपने घर से नाइट के टाइम में तो ट्रैफिक द्वारा आसानी से देखे जाने के लिए आपको क्या पहनना चाहिए। अगर आप कभी भी बाहर निकलो तो आपने देखा होगा ना, एक मतलब एक जैकेट टाइप से भी पैदल चलने वाले पहनते हैं, साइकिल वाले भी पहनते हैं, जो रिफ्लेक्शन देती है, जो लाइट मारती है, ठीक है। तो आपको डार्क कलर क्लोथ पहनने चाहिए, ब्राइट फ्लोरोसेंट क्लोथ पहनने चाहिए, पेल कलर्ड क्लोथ यहाँ पर पहनने चाहिए, फीके रंग के कपड़े, या फिर आपको ट्रेंडी फैशनेबल कपड़े पहनने चाहिए। तो देखो भाई फैशन की तो बात ही नहीं आ जाती है ना, क्योंकि जब दुर्घटना होगी तो फिर फैशन कहाँ जाएगा, फिर तो वो तो आपको ले ही डूबेगा। तो डार्क कलर भी नहीं बल्कि यहाँ पर जो ब्राइट फ्लोरोसेंट क्लोथ्स है, यानी कि चमकीले फ्लोरोसेंट कपड़े आपको यहाँ पर पहनने चाहिए। इसका एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नीचे लिख करके दिया है कि ऐसा क्यों है। तो ऑप्शन नंबर 2 को आपने इसे करेक्ट करना है, बट ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। देखिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देखते हैं, जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है, ठीक है। आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो उस ऑब्जेक्ट पर जो है, मान लीजिए आपने कोई भी ये ऑब्जेक्ट है इसको आप देख रहे हो, तो लाइट जाकर के जब इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो जितनी लाइट को ये ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज तक पहुंचाएगा उतना ही हमारे लिए वो चीज विजिबल होती है, ठीक है। उतना ही हमारे लिए वो हम लोग देख ही ऐसे पाते हैं कि हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जितनी लाइट वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है उतना ही हम उसको अच्छे से देख पाते। अगर वो ज्यादा लाइट हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करेगा तो हम उसको अच्छे से देख पाएंगे, और अगर वो कम लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो हम उसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन के अंदर है कि रात के टाइम में विजिबिलिटी इतनी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? बिकॉज जो लाइट है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा आपकी आंखों में, अगर जो किरण है अगर वो परावर्तित नहीं हो पाएगी तो फिर आप उस चीज को देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर डिफिकल्टी हो जाती है फॉर द ड्राइवर टू सी पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो भी पैदल चलने वाले जो भी राहगीर है उनको देखने में ड्राइवर्स को बड़ी समस्या आती है, बिकॉज रात के टाइम में इतनी विजिबिलिटी होती नहीं है, हमारी आंखों में जो है रिफ्लेक्टेड लाइट जा नहीं पाती, हम देख नहीं पाते हैं। सो नाइट में देयर इज अ लिटिल लाइट अवेलेबल, यानी कि बहुत कम रोशनी अवेलेबल होती है बाउंस ऑफ करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके रिफ्लेक्ट होने के लिए बहुत कम रोशनी होती है, जिसकी वजह से वो टकरा करके हमारे आंखों तक भी कम आती है और हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। इसलिए वियर करा जाता है ब्राइट फ्लोरोसेंट क्लोथ्स व्हेन आउट ऑन द रोड,
इसलिए इस चीज को यहाँ पर किया जाता है, बिकॉज ये क्या करता है, जितनी भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इस कपड़े के ऊपर, ये सारी की सारी बाउंस ऑफ करता है, सारी की सारी को रिफ्लेक्ट कर देता है। और जितनी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी अगर वो सारी की सारी को रिफ्लेक्ट कर देगा तो फिर वो दूर से ही चमकता है, दूर से ही फिर वो विजिबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है कि हमें ब्राइट फ्लोरोसेंट क्लॉथ पहनने चाहिए, बिकॉज जितनी लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही लाइट को वो क्या कर देता है, शाइन कर देता है, सारी ही लाइट को वहां पर एक तरीके से अब्सॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर वहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। बी ही था ना, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, जेब्रा क्रॉसिंग पर कब पार करना सुरक्षित है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है आप सभी को पता है, मैंने आपको अच्छे से करवाया था ये सारी चीजें कि जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है उसको कब पार करना। भाई जेब्रा क्रॉसिंग किन के लिए होती है, जो भी पेडेस्ट्रियंस है उनके लिए होती है, जितने भी राहगीर है उनके लिए होती है जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, तो जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करना कब सुरक्षित है, जब दोनों तरफ का ट्रैफिक धीमा हो गया हो, यानी कि अगर दोनों साइड से अगर ट्रैफिक आ रहा है और वो धीरे है, भाई धीरे ही तो है, रुका थोड़ी ना है, तो आप नहीं उस पर क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो जाता है सही। जब एक तरफ का ट्रैफिक रुक गया हो, एक का ही तो रुका है, दूसरी साइड से तो नहीं रुका, तो ये भी नहीं हो जाता है। जब दोनों तरफ का ट्रैफिक थम गया हो, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि दोनों ही तरफ का ट्रैफिक यानी कि दोनों ही साइड से व्हीकल जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है, फिर आप जो है उस पे जो है क्रॉस कर सकते हो पेडेस्ट्रियन। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग को। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाता है। कुछ एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर ध्यान में रखना है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सड़क सुरक्षा युक्तियां है, वाहन चलाते समय आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, मतलब ये कुछ फैक्ट्स चीजें हैं कि आपको अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। पिछली सीट पर बैठते समय भी सीट बेल्ट का प्रयोग करें, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, हमेशा गति सीमा का पालन करें। हर व्हीकल का एक पर्टिकुलर स्पीड जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड करी गई है, जो मोटर व्हीकल एक्ट भी बोलता है, उस चीज का पालन करें। बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और पैदल चलने वालों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए अगर हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं या फिर हम किसी भी दुपहिए वाहन को अगर चला रहे हैं। थक गए हो तो गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाए, बिकॉज हेल्थ सबसे पहले आती है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो उस चीज को हमने कंटेंट वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि हेल्दी आपका होना बहुत जरूरी हो जाता है। और पैदल चलने वालों के लिए सावधानी से हमें गाड़ी चलानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 पहिया गाड़ी है तो आप फिर चौड़े होकर के चलाएंगे, है ना, आपको सबको ही ध्यान में रखना है। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए है और वाहन चलाते समय बिल्कुल सतर्क रहें, चौकस रहें। वाहन चलाते समय अन्य वाहनों से बिल्कुल एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बना करके रखें ताकि अगर एकदम से इमरजेंसी ब्रेक लगना हो तो फिर आपकी गाड़ी उससे टकराए ना। हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने और सड़क के बाईं ओर हमेशा ड्राइव करें। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तो इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी कई बार इजी पूछ लेते हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड हमें ड्राइव करना पड़ता है। सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो कि एडिशनल थी आपके लिए, हो सकता है आपको इजी लग रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें से ऐसी स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है जो कि सही नहीं है। आप खुद से पॉज करके थोड़ा जल्दी पढ़ के और फिर खुद से आंसर करना, देन बाद में आंसर को सुनना और फिर देखना आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो। मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे आपके इन क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं, कितने नंबर आप यहाँ पर ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक रूल्स, जो भी यातायात के नियम है इनके संबंध में हमें इसमें से गलत जो स्टेटमेंट है उसे गलत जो कथन है उस पर विचार करना है। यू कैन टेक यू टर्न एनी टाइम ऑन द रोड, क्या आप किसी भी टाइम यू टर्न मार सकते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हम किसी भी टाइम यू टर्न नहीं ले सकते। उसकी एक प्रॉपर स्थिति होती है कि आप यू टर्न ले सकते हो, बट आप किसी भी टाइम यू टर्न ले सकते हो ऐसा बिल्कुल भी कहना गलत होगा। हमेशा अपने वाहन को रोके बिफोर द स्टॉप लाइन। एक स्टॉप लाइन होती है, जैसे आपने जो ट्रैफिक की जो लाइट्स होती है वहां पर देखा होगा, एक लाइन वहां पर लगी होती है कि उसके पीछे ही आपने रुकना होता है। तो हमेशा अपने वाहन को स्टॉप करिए बिफोर द स्टॉप लाइन एट एन इंटरसेक्शन ड्यूरिंग रेड लाइट के टाइम पे आप अपने वाहन को बिल्कुल जो लाइन यहाँ पर आपको दी गई है उससे पहले ही अपने वाहन को हमेशा रोके। अपने सामने वाले वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो अस्पतालों, स्कूलों जैसी जगहों पर हॉर्न का उपयोग करने से हमें बचना चाहिए, बिकॉज ये थोड़े से पीसफुल एरियाज होते हैं, यहाँ पर खामेखा की पीपा नहीं करनी चाहिए। तो फोर्थ जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। और फिफ्थ ऑप्शन मैंने आपको अब के बार इंक्लूड करके दिया है, इसके पीछे का एक मकसद है, क्योंकि आप सभी को 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको मैं ये भी इसके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि आपको 5वें ऑप्शन का प्रयोग कब करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पर आंसर नहीं देना है, वैसे तो आपको अपना आंसर मिल गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर सही है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब कि हमें ये जो कथन है ट्रैफिक रूल के उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है कि हम कभी भी यूटर्न
नहीं ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो गया, 1 हो गया, ऑप्शन 1। लेकिन इस 5 ऑप्शन का आपने इस्तेमाल तब करना है जब आपको ना तो 1 मार्क करना हो, ना 2 मार्क करना हो, ना 3 मार्क करना हो, ना 4 मार्क करना हो। फिर आप इस 5 को भर करके आएंगे। अगर फिर आपने इस 5 को नहीं फिल किया तो फिर आपके यहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप ऊपर के 5 चारों को फिल नहीं करते हो और 5वें को भी फिल नहीं करके आते हो, फिर आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर हो जाएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बेवकूफ होगा जो इसको फील ना करके आए। बट मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रही कि अगर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो फिर इस 5वें ऑप्शन को देने का मतलब क्या रह जाता। भाई ऐसा कौन ही होगा जो अपने क्वेश्चंस ऊपर से फिल नहीं करके आएगा। अगर आपको नहीं भी करना आता है तो भी आप अपनी तरफ से कोई ना क्वेश्चन फिल करेंगे, क्या पता एक तुक्का ही लग जाए, है ना। तो कोई ना कोई भाई आप सभी लोग फिल करने की कोशिश करेंगे, फिर इसका यूज ही क्यों करना है। और अभी भी अगर कोई इसका यूज करता है तो फिर मैं क्या ही बोलूं ठीक है। तो कोशिश करना कि आप इनमें से किसी एक को बिल्कुल फिल करके आए, क्या पता आपका तुक्का लग जाए, ठीक है। तो इस चीज को भी लेकर के चलना। इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट हो जाता है। भारत के सड़क विनियमों के अनुसार कोई भी चालक यू टर्न नहीं लेगा, ठीक है। जहां यू टर्न विशेष रूप से अगर प्रोहिबिटेड है, निषिद्ध है, तो फिर आप वहां पर यू टर्न नहीं ले सकते हो। और एक व्यस्त यातायात सड़क पर तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका जब मन किया आपने यू टर्न मार दिया, नहीं। यू टर्न अगर अलाउ है तो ही आप ले सकते हो, अदरवाइज आप यू टर्न आपके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड होता है। अगर जो सड़क है वो क्राउडेड है या फिर एक मतलब जाम टाइप सिचुएशन है, फिर आप कैसे वहां पे यू टर्न मारेंगे। यदि यू टर्न की अनुमति दी जाती है तो चालक को धीमा करना चाहिए, अपनी गाड़ी को थोड़ा धीरे करेंगे, दाएं मुड़ने के लिए हाथ से संकेत देंगे कि भाई मैं मुड़ रहा हूं, ध्यान में रहना, ठीक है। और रिव्यू जो भी आपका रिव्यू नहीं है, रियर व्यू जो मिरर है उसमें देखना चाहिए, और ऐसा करने के लिए सुरक्षित होने पर ही आपको मुड़ना चाहिए है। ये कहने का मतलब है कि अगर आप यू टर्न लेना चाहते हो तो आप ऐसे लेंगे कि सबसे पहले आप अपनी गाड़ी को धीरे करेंगे, उसके बाद अपने हाथ से आप कहेंगे, थोड़ा संकेत देंगे कि मुझे मुड़ना है, उसके बाद आप अपने रियर व्यू मिरर में देख करके सारी चीजों को यहाँ पर जब आपके लिए सेफ होगा तभी आप लोग इस चीज को अपनी गाड़ी को मोड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ है यहाँ पर जो कि आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा का जो प्रश्न नंबर 5 आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। हाँ, वाहन में डैश ना रखे, अपनी गाड़ी में हमें क्या नहीं रखना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी, ये तो हमें बिल्कुल रखनी चाहिए। मतलब खुदा ना खास्ता भाई अगर कोई किसी भी प्रकार की दुर्घटना अगर घट जाती है तो सबसे पहले जो फर्स्ट एड होता है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये प्राथमिक उपचार पेटी तो हमेशा बिल्कुल इसको इंक्लूड करना चाहिए। हमें नहीं रखने वाली बात करी गई है। ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, जो भी आपका ज्वलनशील पदार्थ है, जो भी इमीडिएटली फायर को कैच कर लेता है, ऐसे पदार्थ को आपको अपनी गाड़ी में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पता नहीं सिचुएशन क्या हो जाए और गाड़ी जो है आग पकड़ लेती है, क्योंकि वो पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। तो इसलिए आपको जितना भी आपको ये जो इनफ्लेमेबल जो आपको मटेरियल्स होते हैं वो आपको नहीं रखने चाहिए। जितने भी आपके ज्वलनशील पदार्थ है वो आपको इसमें नहीं रखने चाहिए, ठीक है। टूल किट आपको बिल्कुल रखनी चाहिए, पता नहीं कब आपको टूल किट की जरूरत पड़ जाए, कब कहाँ चीज में खराबी आ जाए। साथ ही दवाइयां भी आपको गाड़ी में रखनी चाहिए। जो नहीं रखना चाहिए वो आपका ज्वलनशील पदार्थ हो जाता है। किसी भी आपात स्थिति के लिए वाहन में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, टूल बॉक्स और दवाएं अति आवश्यक होती है। बिकॉज आप सभी को पता है क्यों आवश्यक होती है। टूल किट तो भाई आपकी गाड़ी में मान लीजिए इंजन में कुछ खराबी आया, फिर कहीं पे टायर अगर चेंज करना पड़ गया तो इस चीज की बड़ी जरूरत होती है। चिकित्सा बॉक्स की भी जरूरत होती है और दवाइयों की भी जरूरत होती है, ठीक है। जब आप वाहन चलाते हैं तो कोई छोटी या गंभीर क्षति होने पर एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आवश्यक होता है। टूल किट का उपयोग तब किया जाता है जब आपका वाहन किसी तकनीकी समस्या या भौतिक समस्या के कारण रुक जाता है, तब आपको टूल किट की आवश्यकता पड़ती है। और दवाइयां आपको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी है तब आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। जो नहीं जरूरत पड़ती है वो आपका ज्वलनशील पदार्थ हो जाता है, जिनको आपने नहीं कैरी करके चलना है अपने वाहन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PUCC? इसे आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। PUCC का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो पॉल्यूशन अनकंट्रोल्ड कार एंड बैरियर, नहीं, ये इसका नहीं है। इसका बिल्कुल फैक्चुअल चीजें हैं ये। इसका जो आंसर है वो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ये मतलब हर गाड़ी का होता है। भाई आपकी गाड़ी जो है एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार से जो है दूषित नहीं कर रही है, कोई भी ऐसी हार्मफुल जो गैसेज है वो मतलब हद से ज्यादा नहीं रिलीज कर रही है, ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाता है। गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज किया है द PUCC
फॉर्म फॉर ए कॉमन फॉर्मेट, यानी कि ये आपका मोटर व्हीकल एक्ट भी बोलता है 1989 की अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में आपको ये हर अपनी आपकी गाड़ियों के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, पीयूसीसी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट ये सुनिश्चित करता है कि आपकी गाड़ी जो है, भाई गाड़ी क्या किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, तो जो कहीं ना कहीं आपके फॉसिल फ्यूल से यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं, तो वहां से जो कार्बन एमिशन है वो काफी मात्रा में होता है। और गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि आप जो है इससे ज्यादा कार्बन का एमिशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फिर आप इस रूल के अंदर आते हो कि आपकी गाड़ी हमारे जो एनवायरमेंट है उसको हद से ज्यादा प्रदूषित नहीं कर रही है। और आपने देखा होगा ना कि जो साइलेंसर वगैरह होते हैं उसमें से बड़ा धुआं टाइप निकलता है। तो ये जो सर्टिफिकेट अगर आपकी गाड़ी के पास है, आपके पास है, तो फिर आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आप किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। और ये कब आता है, तो जिस तारीख को मोटर वाहन पहली बार रजिस्टर किया गया, उसको पंजीकृत किया गया, जिस तारीख को, उस तारीख से 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, यानी कि जिस टाइम आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके ठीक 1 साल के बाद आपको इस ऐसी जो है सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे प्रत्येक वाहन को 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के, ऐसे प्रत्येक वाहन के पास एक अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी एक वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए है। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि जब आपने अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाया है उसके 1 वर्ष की अवधि के बाद आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए है। द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जितने भी राज्य के ये परिवहन विभाग हैं ऑल ओवर द कंट्री, ये यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, मैंडेटरी करेंगे पीयूसी सेंटर एट एवरी फ्यूल स्टेशन, ठीक है। अपने राज्य में जितने भी आपके फ्यूल स्टेशन हो जाते हैं, ईंधन के स्टेशन हो जाते हैं, वहां पर इन सारी चीजों को मैंडेटरी करेंगे हर स्टेट, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है पीयूसी से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नहीं है, ये भी कुछ चीजें आपको 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में अच्छे से करवाया है, उसको जरूर देखना। और जो आपका फिर भी मतलब ब्रीफ चीजें, मतलब मेन चीजें आपको यहाँ पर मैंने ला करके दी है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो आया था, केम इनटू फोर्स, वो 1 जुलाई 1989 को आया था, ठीक है। 1 जुलाई 1989 को आया था। और ये जो है बना कब था, 14 अक्टूबर 1988 को बना था, 14 अक्टूबर 1988 को बना था। और इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 1989 से, ये आपने ध्यान में रखना है। इसने कौन से मोटर व्हीकल एक्ट को रिप्लेस किया है, इसने 1939 वाले मोटर व्हीकल एक्ट को रिप्लेस करके फिर ये आया है। और 1988 के बाद आपका 2019 वाला ये जो है वो वाला है अमेंडमेंट है, संशोधन है, किसके अंदर, 1988 के अंदर, ठीक है। बिकॉज हम मेनली पढ़ते 1988 को ही है, जो कि एक नया जो आपके लिए रूल है या आप कह लीजिए आपके लिए कानून है, लॉ है। जो 2019 वाला है वो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख करके भी दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 आया है वो आपका एक संशोधित एक्ट है, अमेंडमेंट है, किसके अंदर, 1988 के अंदर ही आपका। ये वहां पर आपको जितने भी अभी तक आए हुए हैं, पहले सबसे पहले 1914 में आया मोटर व्हीकल एक्ट 1914, उसके बाद आपका 39 में आया मोटर यानी अधिनियम 1939, इसको रिप्लेस करके आया 1988। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, बताओ 1988 किसको रिप्लेस करके आया, तो 1939 को रिप्लेस करके आया है। और उसके बाद जो 2019 वाला है ये आपका अमेंडमेंट है, आपका संशोधन है 1988 के अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। टोटल चैप्टर इसके अंदर 14 आ जाते हैं, अध्याय इसके अंदर 14 आ जाते हैं, टोटल सेक्शन आपके इसके अंदर 217 आ जाती है धाराएं। तो सारी याद करना इतना जरूरी नहीं है, मैंने आपको करवाई हुई है। आपने जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जितनी भी धाराएं हैं वो आप अच्छे से कर लेना। शेड्यूल की बात करें तो 2 आ जाता है, बना था 14 अक्टूबर 1988 को और इसको लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 1989 को। और ये है क्या, इसके अंदर जितने भी ड्राइवर है, कंडक्टर के लाइसेंस आ जाते हैं, मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन पंजीकरण आ जाते हैं, आप जो है अपने मोटर वाहनों को परमिशन के थ्रू ही चला रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती है, कंट्रोल आ जाता है, नियंत्रण आ जाता है, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विषय जो रूल प्रावधान आ जाते हैं, यातायात के विनियम आ जाते हैं, किसी भी प्रकार से अगर आप नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हो तो आपको क्या अपराध, यहाँ पर क्या आपके साथ चीजें करी जाएंगी, आपको क्या दंड दिया जाएगा, ये सारी चीजें आपको इस जो आपका ये बताता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये आपका जितने भी सेफ्टी वगैरह से जितना भी आपके गाड़ी वगैरह चलती है उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के लाइसेंस से लेकर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस नियम के अंदर आते हैं, इस लॉ के अंदर आते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, When not use goggles while driving। भाई आप सभी को पता है, हमारा शौक बन चुका है कि हम आंखों पर लगाते हैं काले काले चश्मे, ठीक है, काले काले चश्मे।
काले काले चश्मे लगा करके हम क्या करते हैं, स्टाइल से अपने ड्राइविंग करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं। बट ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कब नहीं इन गॉगल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए है। तो ट्रैवलिंग ओवर द माउंटेन्स, किसी भी माउंटेन पर ट्रैवल करते हुए नहीं करने चाहिए हैं। व्हाइल ट्रैवलिंग इन रेनी सीजन के टाइम पे, या फिर ब्रिज के ऊपर ट्रैवल करते हुए, या फिर किसी भी टनल के अंदर ट्रैवल करते हुए। तो देखिए ये जो काले काले चश्मे हैं ये आपको किसी ना किसी मतलब एक जो एक्स्ट्रा जो विजिबिलिटी है, जो एक्स्ट्रा सनलाइट है, थोड़ा उससे प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। बट अगर हम टनल के अंदर जा रहे हैं तो ऑलरेडी वहां पे थोड़ा सा कम लाइट होती है, ठीक है, ऑलरेडी कम लाइट होती है। और ऑलरेडी कम लाइट के ऊपर भी आपने लगा लिया अपने सुंदर वाले ब्रांडेड वाले चश्मे, तो फिर आप देखेंगे कहां से, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है कि हमें गूगल का इस्तेमाल हम ऊपर की 3 सिचुएशन में कर सकते हैं, बट हमें टनल के टाइम पे यहाँ पर जब आप टनल के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो आप इसको नहीं कर सकते हो। धूप के लिए बचने के लिए, जितने भी आपका सनी वेदर है उससे बचने के लिए हम लोग सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर यू शुड ऑलवेज टेक योर सनग्लासेस व्हेन यू एंटर ए टनल। अगर आप किसी भी प्रकार के सुरंग में प्रवेश करते हैं जहां की आपको इतनी लाइट नहीं देखने को मिलती है, तो फिर आप वहां पर अपने जो धूप के चश्मे इनका इस्तेमाल करने से पूरी तरीके से बचे। ये आपकी जो विजिबिलिटी है ड्यूरिंग द डार्कनेस फेसिंग इनसाइड द टनल, वहां पर आपकी जो भी देखने की क्षमता है, जो भी आपकी विजिबिलिटी है, उसको कम करता है। इसलिए आपको टनल के अंदर अपने गॉगल्स नहीं लगा करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ ऑलवेज द वार्निंग साइंस आर। जितने भी सड़क वार्निंग साइन है, चेतावनी के जो संकेत है वो कैसे होते हैं। तो जो चेतावनी के संकेत है वो किस शेप में होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्कल शेप में होते हैं, ट्राइंगल शेप में होते हैं, हेक्सागन शेप में होते हैं, फिर स्क्वायर शेप में होते हैं। तो जो आपके वार्निंग के साइन है वो हमेशा ट्राइंगल शेप में होते हैं, ठीक है। हमेशा कैसी शेप में होते हैं, एक त्रिकोण टाइप में होते हैं, ये ध्यान में रखना है। नीचे आपको सारी चीजें अच्छे से बताई गई है एक डायग्राम के माध्यम से कि आपकी कौन कौन सी यहाँ पर सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसके अंदर आपकी जितनी भी चीजें हैं, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, फिर आपको पूरा क्लियर दिखेगा। चलिए देखिए, ये यहाँ पर आपको शेप लिख करके दिया गया है, ठीक है। जो भी आपके आकार है वो यहाँ पर लिख करके दिए गए हैं। इनका मतलब क्या है, कौन से रंग इसमें इस दौरान होते हैं, और क्या एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो देखिए, जो सर्कल होता है विद डायगोनल बार, यानी कि सर्कल है और इसके अंदर ऐसे डायगोनल बार है, इसका मतलब है ये पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है, पूरी तरीके से निषेध है, आप इसको किसी भी हाल में नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे नो स्मोकिंग, यहाँ पर एक आपका सिगरेट बना हुआ है, उसके ऊपर ऐसे डायगोनल करके एक सर्कल बना दिया। इसका मतलब यह है जहां पर भी आपको ये सिंबल देखने को मिले, आप वहां पर किसी भी प्रकार का जो स्मोकिंग है, जो धूम्रपान है, वो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आप एक दंड के भागी यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसलिए ये जो अगर आपको कहीं पर भी दिखाई दे, इसका मतलब पूरी तरीके से निषेध है, बिल्कुल प्रोहिबिशन है, 1% की भी छूट नहीं है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन होता है, इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, कॉन्ट्रास्ट व्हाइट होता है इसके अंदर, ये ध्यान में रखना। उसके बाद सर्कल शेप में जो भी आ जाते हैं वो आपके मैंडेटरी एक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जो भी आपके मानने के लिए जो अनिवार्य होते हैं वो आपके लिए आ जाते हैं। ये आपके ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, ब्लू कलर के होते हैं। जैसे वियर आई प्रोटेक्शन, ये एक तरीके का मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक है, वीआर आई प्रोटेक्शन। तो ये आपके कुछ मैंडेटरी एक्शंस हो जाते हैं। उसके बाद आपके ट्राइंगल शेप में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर आपके वार्निंग के सिंबल आ जाते हैं, मतलब चेतावनी वाले सिंबल है कि भाई हम आपको एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं, रुक जाओ, संभल जाओ, चीजों को देखो, ठीक है। तो एक तरीके से चेतावनी आप इसको कह सकते हो। येलो होते हैं, कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक है, जैसे कि डेंजर फ्लेमेबल मटेरियल, कि रुक जाइए, आपके लिए थोड़ा सा खतरा है, ये जो मटेरियल है वो उसमें मतलब आग लगने वाला है, ठीक है, फ्लेमेबल है, ज्वलनशील हो सकता है ये पदार्थ। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर और जो रेक्टेंगल आप इसको बोल सकते हो, ये ग्रीन कलर का होता है, कॉन्ट्रास्ट व्हाइट होता है। ये एक सेफ कंडीशन के बारे में हमें बताता है, भाई ग्रीन कलर मतलब एक पॉजिटिव कलर दे करके जाता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बताता है सेफ कंडीशन की, आपके लिए चीजें सारी सेफ है। एस्केप रूट लेफ्ट, ठीक है, जैसे आप इस चीज को यहाँ पर एज एग्जाम्पल देख करके चल सकते हो। उसके बाद जो फिफ्थ आपकी शेप आ जाती है वो स्क्वायर रेक्टेंगल है, बट ये रेड कलर का है। ये आपके फायर सेफ्टी के पर्पज के लिए, ठीक है, आग सुरक्षा के पर्पज के लिए, जैसे आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो कि आपको वहां पर मिल जाते हैं, मतलब ऐसे आपको जो है सिंबल्स वगैरह दिखते होंगे। तो ये चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। जो भी मैंडेटरी एक्शंस होते हैं वो आपके सर्कल फॉर्म में आते हैं, प्रोहिबिशन वाले आपके डायगोनल में आते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। और आपको ये सारी चीजें शायद पता ही हो, और ट्राइंगल वाले आपके वार्निंग में आ जाते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द फॉलोइंग रोड साइन इंडिकेट। ये जो रोड साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, 3.5 मीटर।
एक्सेस टू व्हीकल्स अप टू 3.5 मीटर हाइट, एक्सेस टू व्हीकल्स अप टू 3.5 मीटर इन लेंथ, या फिर बोथ ऑफ द अबव आर रॉन्ग है, बोथ ऑफ द अबव आर राइट, ये तो बात ही नहीं हो जाती है। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर सही है कि आप किसी भी ऐसे व्हीकल का यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो जिसकी लेंथ, जिसकी हाइट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है। ये कुछ होता है वहां पर, मतलब एक आपका जो व्हीकल है उसकी, जैसे आप किसी भी अंडरपास से गुजर रहे हो, मतलब कोई ब्रिज वगैरह है जिस पर आपको ये बता दिया गया भाई जिसकी हाइट 3.5 मीटर की है, वही वाहन जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर कंडीशंस आ जाती है। तो ऐसे वाहन जिनकी 3.5 मीटर ऊंचाई तक वाहनों का पहुंच हो, ऐसे वाहन के लिए ये सिंबल यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा इसको डीप में भी मैंने आपको नीचे लिख करके दिया है, एक सेकेंड, शायद आपको ना दिख रहा हो। हाँ, ऐसे चलते हैं। The given traffic sign means that the height limit is 3.5, यानी कि जो आपकी हाइट लिमिट है किसी भी व्हीकल की वो 3.5 मीटर है, कि आपकी व्हीकल का हाइट जहां पर भी आपको ये सिंबल दिख जाए, मतलब आपकी व्हीकल की हाइट कितनी होनी चाहिए, 3.5 मीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो फिर आप वहां पर नहीं जा सकते हो। दिस साइन इज जनरली यूज्ड ऑन ओवर ब्रिजेस, जो भी आपके ओवर ब्रिजेस है, ठीक है, तो वो प्रोहिबिट करते हैं व्हीकल्स को जिनकी हाइट इससे ज्यादा हो कि आप वहां से पास नहीं कर पाएंगे। फिर अगर आपको ये सिंबल है, आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए है। दिस साइन ऑल्सो यूजेस टू स्टॉप, जितने भी हैवी होते हैं, जो लंबे लंबे व्हीकल्स होते हैं ना, किसी भी क्राउडेड एरियाज में उनको रोकने के लिए भी इस साइन का इस्तेमाल होती हैं। कुछ ऐसे सड़कें हैं जो कम ऊंचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे से गुजरती है, ठीक है, कुछ ऐसे सड़कें होती है जो पुल के नीचे से जाती है, तो वहां पर आपको एक लिमिटेड हाइट का ही व्हीकल वहां से पास हो सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अधिकारी वाहन की ऊंचाई निर्धारित करते हैं जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके, ठीक है। तो जहां पर आपको ये सिंबल दिखता है, मतलब कि यहां से आपके 3.5 मीटर के जो व्हीकल है वो ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, इसके बाद नहीं जा पाएंगे। एक तरीके से ये सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें यहाँ पर फॉलो करके चलना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत धारा 129 हमें क्या बताती है? मैंने अभी अभी ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट आपको धारा करवाई हैं, और सारी धारा जो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपको कंटेंट पार्ट में कराई है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, हेलमेट पहनना चाहिए है। तो धारा 129 हमें सीधे तौर पर बताती है कि अपने किसी भी व्हीकल को चलाने के, जो अगर आप मोटरसाइकिल या फिर किसी भी दुपहिया वाहन को अगर आप चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना यहाँ पर क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। और सिर्फ जो राइड कर रहा है उसके लिए नहीं, सिर्फ राइडर के लिए नहीं, यहाँ पर जरूरी हो, जो भी उसका पीछे बैठा हुआ, जो भी उसका पार्टनर है, जो भी उसके पीछे बैठा, उनके लिए भी मैंडेटरी है, उनके लिए भी नेसेसरी हो जाता है हेलमेट पहनना। तो जो 129 धारा है वो हमें क्या बताती है कि हमें हेलमेट पहनना चाहिए। क्या बताती है कि हमें हेलमेट अपने सर पर जरूर डाल लेना चाहिए अगर हम कहीं पर जा रहे हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है भारत में? तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। हर साल का पहला सप्ताह, यानी कि जनवरी फर्स्ट वीक में, जैन के फर्स्ट वीक में ये चीजें मनाई जाती है। हमेशा ध्यान रखिए इस चीज को, मैं भी आपसे पूछ ले तो भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, किसकी, रोड सेफ्टी वीक है। कौन सा सप्ताह है? रोड की सेफ्टी का। तो ऑब्वियस सी बात है, हम रोड के ऊपर कैसे खुद को सेव कर सकते हैं, किन किन कारणों से हम अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है, हम कैसे सही से ड्राइव कर सकते हैं, इसी चीज के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए सारी, मतलब जितने भी एक्सीडेंट्स वगैरह है वो कम हो, आपके जो जान माल का नुकसान है वो कम हो, किसी भी प्रकार की आप दुखद घटना से बच पाए, इस चीज के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए वीक यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड टू रिड्यूस डेथ, बिल्कुल डेथ को कम करने के लिए, चोट लगने को कम करने के लिए, और जितने भी अदर कैजुअलिटीज हो जाती हैं, जितने भी अन्य ऐसी चीजें हो जाती है जो आपके लिए सही नहीं है, दैट मे ऑकर ड्यू टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके आने जाने के दौरान आपका जो है किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी जान माल की हानि ना हो, इस चीज को कम करने के लिए बिल्कुल इस चीज को किया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड टू रिड्यूस डेथ, इंजरीज एंड अदर कैजुअलिटीज दैट मे ऑकर ड्यू टू मशीनरी, नहीं ये गलत है, मशीनरी वाला चीजें कहां पे आ गई यहाँ पे, ये तो सड़क के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू एजुकेट and to create awareness about traffic rules and safety on the road। तो ये भी बहुत एक सही पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है भाई, हम एक दूसरे को, मतलब क्या, पीपल को एजुकेट करने के लिए भी है ना, हम चीजें फॉलो नहीं करना जानते हैं,
और यहाँ पर रूल्स को बिल्कुल ही बहुत कम लोग मानते हैं। अब यहाँ पर आप जितने भी रूल्स वगैरह पढ़ते हो बहुत कम लोग इस चीज को मानते हैं। तो एजुकेट करने के लिए, उनके प्रति एक तरीके से अवेयरनेस लाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए सारी चीजें की जाती है कि जो नियम बनाए गए हैं वो आपके भले के लिए बनाए गए हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं किताबों में पढ़े रहने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक के बारे में आपको भरपूर जानकारी देने के लिए, आपकी खुद की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही लग रहा है। इट इज सेलिब्रेटेड टू एजुकेट न्यू डेवलपमेंट्स इन रोडवेज, नहीं ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों यहाँ पर सही है। ना तो आप 1 को इग्नोर कर सकते हो और ना ही आप 3 को इग्नोर कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आपको सही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम में आपको ऐसे जो है नहीं मिलेगा, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना किस किस ने यहाँ पर 1 और 3 ही सोचा था, किसने सिर्फ 1 सोचा था और किसने सिर्फ 3 सोचा था, बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका 1 और 3 दोनों सही है, बिल्कुल सही है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें भी लिख करके प्रोवाइड करी गई है कि ए जो है ए क्यों सही है कि परिवहन के कारण होने वाली मौतों, चोटों और अन्य हताहतों को कम करने के लिए मनाया जाता है, इसलिए ए भी सही है। और सी भी सही है बिकॉज हम सारे जो है अवेयरनेस लाते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षित करने का काम, यहाँ पर जागरूकता पैदा करने का काम यहाँ पर इस सप्ताह के दौरान किया जाता है। और सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क पर यातायात नियमों और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना है और वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है जो कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूं। तो बढ़ते हैं अपने बिना टाइम वेस्ट करे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द मोटर व्हीकल एक्ट 2009 अमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। मैंने आपको अगर ध्यान से पढ़ा होगा ना तो अभी बताया था कि 1988 आया है लास्ट में, जिसको आपने 1989 में इसको लागू किया जुलाई के अंदर। लेकिन 2019 वाला क्या है, वो इसके अंदर 1988 के अंदर एक तरीके से संशोधन है 2019 वाला। ठीक है, नया नहीं है, संशोधित करके लाया गया है 2019 वाला। तो इसने यही पूछा है कि किस एक्ट के अंदर संशोधन हुआ है 2019 वाले में। तो 2019 वाला जो संशोधन हुआ है वो 1988 वाले एक्ट के अंदर हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है और 1 नंबर हमें यहाँ पर दे करके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जुलाई 2019 को लोकसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 में पेश किया और मोटर वाहन अधिनियम सड़क सुरक्षा प्रदान करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन करना चाहता है ये वाला बिल। ठीक है, और 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह विधेयक अधिनियम बन गया। ये भी यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेम ही बात है जो आपको थोड़ा सा लिख करके दी है मैंने, ताकि आप अच्छे से चीजों को पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इफ एन ओवरटेकिंग, अगर आप ओवरटेक कर रहे हो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, इफ एन ओवरटेकिंग व्हीकल सिग्नल्स दैट इट मस्ट मूव ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप क्या करेंगे। अगर कोई भी ओवरटेकिंग वाहन है आपके सामने से आने का संकेत देता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए है। ओवरटेक करने वाले वाहन पर अपनी लाइट को फ्लैश करना है आपने, या फिर गति बढ़ाए और वाहन को वापस अंदर ना आने दे, या फिर कमरे की कमरा कहां से आ गया मतलब ये कमरा नहीं है, उसको अनुमति देने के लिए आप अपने वाहन को धीमे करने की तैयारी करें। तो बताइए, आप खुद बताइए इसके अंदर आप क्या करेंगे। देखो गति बढ़ा करके आप वाहन को, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे थोड़े ना आप किसी से यहाँ पर कोई दुश्मनी थोड़े लेकर के बैठे हो। अगर पीछे से आपको कोई फ्लैश लाइट दे रहा है, अगर आपको ओवरटेकिंग करने के लिए कह रहा है तो फिर आप अपने वाहन को थोड़ा धीमा कर लेंगे और उसको जाने दो, जा भाई तू चला जा, मैं तो 5 मिनट लेट चला जाऊंगा। तो आप जो है उसको अनुमति देने के लिए थोड़ा सा अपनी गाड़ी को धीमा करने की तैयारी करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, ओवरटेक करने वाले वाहन पर अपनी लाइट का फ्लैश, वैसे तो आगे पीछे से दोनों चीजें चलती रहे ना, मैं आऊंगा वो तो कहता नहीं मैं आऊंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे वैसे अगर उसके अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा ये इसी का ही है, जब कोई ओवरटेकिंग वाहन आपके सामने से गुजरे तो आपको उसे जगह देनी चाहिए और धीमे होने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ओवरटेकिंग व्हीकल है आपके सामने से जाता है तो आपको उसे अलाउ करना चाहिए कि भाई ठीक है तुम आ जाओ पहले, और अपनी गाड़ी को आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा धीरे कर लेना चाहिए है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पढ़ते हैं। इफ यू हियर द सायरन ऑफ एन इमरजेंसी व्हीकल यू मस्ट, अगर आप किसी भी आपातकालीन वाहन का सायरन सुनते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। फ्लैश योर हेडलाइट
टू वार्न अदर ड्राइवर, आप अपने जो भी हेडलाइट है उसको फ्लैश करके सभी जितने भी ड्राइवर उनको यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी टाइप देंगे। या फिर टेक व्हाटएवर एक्शन इज नेसेसरी विद सेफ्टी टू मेक वे फॉर द इमरजेंसी व्हीकल। देखो ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि आप किसी भी प्रकार की वार्निंग किसी को क्यों देंगे, जितना आपको समझ है उतना सबको ही समझ है, ठीक है भाई। आप सभी को पता इमरजेंसी व्हीकल है, जगह तो देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपके पहुंचने से ज्यादा पहुंचना उसका जरूरी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है कि आप जो भी एक्शन आपके द्वारा लिए जाएंगे, जो भी एक पॉसिबल एक सेफ्टी के साथ अगर आप एक्शन लेते हैं ताकि आप उसको जगह दे पाए जाने के लिए अपने इमरजेंसी व्हीकल से, ठीक है। तो आपातकालीन वाहन के रास्ता बनाने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक हो आप करेंगे, लेकिन किसके साथ, सुरक्षा के साथ। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यू आर अप्रोचिंग अ ग्रीन लाइट, यानी कि आप एक ग्रीन लाइट के पास जा रहे हैं। आप जब जा रहे हैं तो ग्रीन लाइट हो रही है, ग्रीन लाइट का मतलब होता है मतलब आप जा सकते हो, ठीक है। यू आर अप्रोचिंग अ ग्रीन लाइट इन अ व्हीकल ए, एन एम्बुलेंस साउंडिंग इट्स सायरन इज अप्रोचिंग द सेम इंटरसेक्शन एंड हैज अ रेड लाइट। यू शुड, देखो यहां पर ये देखो कि आप यहाँ पे जा रहे हो और आपकी बत्ती ग्रीन है, लेकिन यहां से जो एम्बुलेंस है वो आ रही है बट उसकी बत्ती यहाँ पे रेड है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, बताओ। गाड़ियां चलाते हो ना सब, बताओ क्या करोगे। धीरे करेंगे, धीमा करें, और यदि आवश्यक हो तो रुके ताकि इसके रास्ते में आने से रोका जा सके, या फिर गाड़ी चलाते रहें क्योंकि आपके पास हरी बत्ती है। क्या आप ऐसा करेंगे भाई? वो इमरजेंसी व्हीकल है ना, वो आपका एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर कुछ भी बहुत सीरियस चीज हो सकती है। तो आप क्योंकि आपकी बत्ती हरी है इसलिए आप गाड़ी चलाते रहेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो। और चौराहे पर पहुंचने से पहले बाएं मुड़े, इसका तो कोई बात ही नहीं है। आप अपने व्हीकल को धीरे करेंगे और मेक श्योर करेंगे, आवश्यक हो तो रुकेंगे ताकि आपके रास्ते में, इसके रास्ते में आने से सारी चीजों को क्या कर सके, आप रोक सके, ठीक है। आप खुद को रोक देंगे बट आप उसको क्या करने देंगे, जाने देंगे अगर आप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन को अगर ढंग से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ा करो, 2 बार समझ में ना आए तो 3 बार पढ़ा करो, चीजें समझ में आएंगी। As you approach a set of traffic light in an intersection, कहीं पर आप यहाँ पर गए हो और आपको एक ट्रैफिक लाइट यहाँ पर किसी चौराहे के पास जाते हो तो आपको किसी भी ट्रैफिक लाइट को देखने को मिल रहा है। दे चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, वो जो है ग्रीन टू येलो में कन्वर्ट हो गई है। भाई हरी बत्ती थी बट वो अभी किस में कन्वर्ट हो गई है, पीली बत्ती में कन्वर्ट हो गई है। तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। एक्सेलरेट टू क्लियर द इंटरसेक्शन बिफोर द लाइट्स चेंज टू रेड, यानी कि बत्ती के लाल होने से पहले चौराहे को साफ करने में तेज लाए, मतलब आप भाग जाएंगे इससे पहले कि आपकी बत्ती लाल हो। या फिर स्टॉप, आप रुकेंगे बिफोर द लाइट्स, लाइट से पहले आप रुकेंगे। अनलेस यू आर सो क्लोज दैट सडन ब्रेकिंग माइट क्लोज एन एक्सीडेंट, यानी कि ये कह रहा है कि आप लाइट के पहले थोड़ा सा रुक जाएंगे, इससे पहले कि देर हो जाए और आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए, उससे पहले आप सेफली क्या करेंगे, रुक जाएंगे रोशनी के सामने, ये बोल रहा है। या फिर आप ड्राइव करते रहेंगे थ्रू द इंटरसेक्शन विदाउट एक्सेलरेटिंग, बताओ क्या करोगे। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका बहुत पॉजिटिव है कि रोशनी के सामने आप रुकेंगे जब तक कि आप इतने करीब न हो कि अचानक ब्रेक लगाने से दुर्घटना हो सकती है। ये क्वेश्चन आपको, ऑप्शन आपको आराम से समझ में आ रहा है कि इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान पर बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले व्यक्ति निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है। कि आप बिना लाइसेंस के अगर आप किसी भी व्हीकल को चला रहे हो पब्लिक प्लेस में, फिर आप किस चीज के लिए भागीदार है, बताइए। जुर्माना ही, चालक और मालिक के लिए जुर्माना, या वाहन की जब्ती, या फिर एक चेतावनी। चेतावनी तो बिल्कुल नहीं होता, आज के टाइम में पेनल्टी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है, ट्रिपल टाइम हो चुकी है और जुर्माने से काम नहीं चलता है। तो क्या होगा अगर आप अपने लाइसेंस से, बिना लाइसेंस के अगर आप किसी भी गाड़ी को चला रहे हो तो चालक का या फिर मालिक के लिए जुर्माना हो सकता है, या फिर वाहन को भी किसी भी प्रकार से सीज किया जा सकता है, जब्ती हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाता है, एज पर लॉ, ठीक है। तो मेक श्योर करना अगली बार आप अपना जो लाइसेंस है वो प्रॉपर तरीके से लेकर के जाएं और तभी आप अपनी गाड़ी को चलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास जब पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। आप अपनी गाड़ी में हो बट वहां पर जो पेडिस्ट्रियन है वो आपका वेट कर रहे हैं कि रोड को क्रॉस कब करेंगे, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए, हॉर्न बजाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हॉर्न बजा करके कहेंगे नहीं हम जाएंगे पहले, तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे पास तो गाड़ी ही नहीं है। तो हॉर्न बजाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, या फिर धीरे करेंगे, हॉर्न बजाओ और पास हो जाओ, मतलब स्लो डाउन करो, हॉर्न बजाओ और चले जाओ। या फिर वाहन को रोकेंगे
रोके और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करे और फिर आगे बढ़े। आप खुद सोच के देखो, एक अगर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आप क्या करोगे? आप ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाओगे। भाई वो पार करना चाहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग के पास, वो पार करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने वाहन को रोकेंगे, पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने तक आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्या हो जाएगा, है ना, और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? सही हो जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, when a vehicle is involved in an accident causing injury to an person, what should you do? अगर कोई व्हीकल है वो इन्वॉल्व है किसी भी एक्सीडेंट में और उसने किसी भी प्रकार की कोई भी चोट अगर किसी को पहुंचाई है तो आप क्या करेंगे? टेक द व्हीकल टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट। आप उस व्हीकल को नियरेस्ट पुलिस थाने में लेकर के जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे, या फिर उस व्हीकल को स्टॉप कर देंगे और पुलिस स्टेशन और पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स, देखो पढ़ो इस चीज को, ऑल रीजनेबल स्टेप्स, ठीक है, ठीक है, ये बात भी ठीक है, बट यहाँ पे जो इसने लिखा है ना वो बहुत पॉजिटिव लाइन है कि आप जितने भी आपसे उचित कदम आप उठा सकते हो आप उठाएंगे। भाई जो भी उचित कदम हम उठा सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू सिक्योर मेडिकल अटेंशन, ध्यान में देना, मेडिकल अटेंशन, जो कि शुरुआती जो गोल्डन आवर होता है, जो शुरुआती उपचार उसको दिया जाता है वो गोल्डन आवर कहलाता है किसी बंदे के लिए। तो शुरुआती जो फर्स्ट एड है वो सुनिश्चित करेंगे टू द इंजर्ड एंड रिपोर्ट करेंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के बिल्कुल सही है कि हम घायलों के इलाज के लिए जो भी उचित कदम उठाएंगे, मतलब जो भी बन पड़ता है वो सब उचित कदम उठाएंगे और 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन को हम क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ऑन अ रोड ऑन अ रोड डेजिग्नेटेड एज वन वे, यानी कि कोई सड़क है वो एक वन वे है, ठीक है, वन वे है, तो इसमें से कौन सा ट्रू है? पार्किंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब वन वे है ओनली, टू वे नहीं है, तो पार्किंग यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ओवरटेकिंग इज बिल्कुल प्रतिबंधित है, या फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते इन रिवर्स गियर, भाई ओनली वन वे है तो आप रिवर्स गियर में कैसे ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सीधे तौर पर सही हो जाता है कि आपका वन वे है वो टू वे नहीं है, तो आप रिवर्स गियर में नहीं जा सकते हो, आपको सीधे ही चलता रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे 22, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ब्लिंकिंग रेड ट्रैफिक लाइट? एक तो होता है मतलब कांस्टेंट रेड लाइट है, तो मतलब आपको सीधे तौर पर रुकना है, वहां पर आप जा ही नहीं सकते हो, आपको बिल्कुल रुकना है। एक होता है ब्लिंकिंग रेड लाइट, मतलब वो धीरे धीरे ऐसे 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 ब्लिंक कर रही है, तो स्टॉप करेंगे व्हीकल को टिल ग्रीन लाइट ग्लोस, जब तक हरी बत्ती ना हो आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर देंगे। ये तो हम तब करते हैं जब बिल्कुल रेड लाइट होती है, मतलब वो ब्लिंक ना करे। या फिर स्टॉप करेंगे व्हीकल को एंड प्रोसीड इफ सेफ, आप अपने व्हीकल को पहले रोकेंगे और तभी बढ़ेंगे अगर रास्ता साफ है, तो अगर आगे सब कुछ सेफ है आपके लिए, लोगों के लिए, जितने भी सब लोग आ रहे हैं उनके लिए अगर सेफ है तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। या फिर स्पीड को कम कर देंगे और प्रोसीड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है, अगर सुरक्षित है तो वाहन को रोकेंगे और तभी आप लोग उस चीज में आगे मूव करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है 22 का वो यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति क्या है? चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम जो गति, जो गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्डाइज जो स्पीड लिखी हुई है वो क्या है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 80 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो इसका आंसर सीधे तौर पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि आप किसी भी व्हीकल को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की जो आपका एक अधिकतम अनुमत गति आपसे यहाँ पर बताई गई है, और ये गति वगैरह सारी चीजें जो कुछ भी है मैंने आपको अच्छे से करवाया है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर भी है 24 कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 113 के अनुसार चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। ये धारा कहती है चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए? शराब पीने के बाद, गति सीमा से अधिक, या फिर अधिक वेट उसने अगर कैरी कर रखा है। तो 113 जो धारा है वो बोलती है किसी भी व्हीकल को जो एक लिमिटेड जो वेट होता है उसे ही कैरी करना पड़ता है। अगर आपने ले जाने से ज्यादा अनुमति, ले जाने की अनुमति से अधिक वजन अगर आप लेकर के जा रहे हैं, फिर आप इस चीज को यहाँ पर रूल को तोड़ रहे हो, इस धारा को आप यहाँ पर भंग कर रहे हो, 113 धारा को। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको अपनी खतरनाक चेतावनी रोशनी कब चालू करनी चाहिए? आपको अपनी जो हैजार्ड वार्निंग लाइट्स है उसको कब स्विच ऑन करना चाहिए? जब आप सीधे चल रहे हो तब, जब आपका वाहन पार्क किया जाता है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा होती है, जब आपका वाहन नो पार्किंग एरिया में खड़ा हो।
तो देखिए जब आप सीधे चल रहे हो तो आप नॉर्मली चल रहे हो, फिर आपको वार्निंग देने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आपने अपना व्हीकल पार्क किया है एंड द सेम इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस, अगर वो लोगों को किसी भी प्रकार से असुविधा दे रहा है, फिर आपको क्या करना है, अपनी खतरनाक चेतावनी रोशनी को यहाँ पर क्या करना है, चालू करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ठीक है, कि जब आपका वाहन पार्क किया जाता है और इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो रही है, तब आप इस चीज का यूज यहाँ पर कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, सही हो जाता है। कमेंट करके आप बताएंगे कैसा लग रहा है आपको सेशन। क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे हो जाते हैं एंड। मुझे फटाफट कमेंट करके बताना कितने नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस करे हैं। कोशिश करूंगी आगे मैं और भी ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आऊं, बट कई बार मेरा पता क्या हो जाता है कि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपके सामने क्वेश्चन ले आई, मैं ये कोशिश करने की, मतलब एक क्वेश्चन के पीछे मैं 20 25 मिनट बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको वो क्वेश्चन एक डीप आंसर के साथ मिल जाए। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से कम है, बट नेक्स्ट टाइम पक्का से इससे ज्यादा थोड़े से और क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, फीडबैक देना मुझे, और जो कुछ भी मैंने आपको ड्यूरिंग सेशन पूछे हैं वो सारे मैसेज आपको मुझे करने हैं, सारे कमेंट करके बताना है कैसे लग रहे हैं यहाँ पे सारी चीजें आपको। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बढ़ते तो क्या है, खत्म ही हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर देना, नहीं किया तो अभी भी। और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपके डेली चलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। कल आपको कोशिश करेंगे ईवीएस का एक सेट ले आए। ठीक है, कल आपको ईवीएस से डील करेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।